नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल इम्पोर्टेंट MCQ बाय संदीप में। दोस्तों, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हम लोग यूपी टेट 2021 की तैयारी कर रहे हैं और इसी के क्रम में हमने पिछले वर्ष 2020 में पूछे गए पेपर का हल आपको करके दिखाया था। इससे पहले हम भाग 1 का वीडियो अपलोड कर चुके हैं, बाल विकास व शिक्षण विधियां, और इसी का भाग 2 आज हम लेकर आए हैं हिंदी का पोर्शन। हिंदी के 30 प्रश्न पूछे गए थे आपकी पिछली वाली परीक्षा में, तो उन सभी 30 प्रश्नों को आज के इस वीडियो में हम आपको सॉल्व करके दिखाएंगे और उनसे संबंधित भी जो कॉन्सेप्ट हैं वो भी आपको इसी वीडियो में क्लियर कर देंगे। देखिए, वीडियो पूरा लास्ट तक देखिएगा, क्योंकि ऐसे ही पैटर्न पर फॉलो करके आने वाली परीक्षा में भी आपके प्रश्न पूछे जाने। तो अगर आपने इन प्रश्नों को अच्छे से समझ लिया, इनके पैटर्न को अच्छे से समझ लिया, इनके कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझ लिया, तो ये मान के चलिए कि जो आने वाली परीक्षा है उसमें भी आप हिंदी के 30 में से 30 प्रश्न सही करने वाले हैं। शुरू करते हैं आज का वीडियो को शुरू करने से पहले एक निवेदन है, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके घंटे का निशान जरूर दबाएं, ताकि ऐसे ही वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आपको लगातार मिलता रहे। शुरू करते हैं आज का वीडियो। यहाँ पर जो पहला प्रश्न है, प्रकाशन वर्ष की दृष्टि से डॉक्टर हरिवंश राय बच्चन की रचनाओं का सही क्रम क्या है। यहाँ पर 4 रचनाएं दे रखी हैं डॉक्टर हरिवंश राय बच्चन की, और यहाँ पर यह बताना है कि प्रकाशन वर्ष की दृष्टि से कौन सा क्रम सही है, यानी इनके प्रकाशन वर्ष अगर आपको पता है तो इसका सही उत्तर आप बता सकते हैं। जैसे यहाँ पर हम कह सकते हैं कि जो मधु कलश है, मधु कलश आपकी 1937 में प्रकाशित हुई। बात करें मधुबाला की तो ये 1936 में प्रकाशित हुई, और जो मधुशाला है वो 1935 में प्रकाशित हुई, और जो निशा निमंत्रण है वो 1938 में प्रकाशित हुई। तो यहाँ पर जो सही क्रम होगा, यानी मधुशाला सबसे पहले होनी चाहिए, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 2 में मधुशाला सबसे पहले है, फिर मधुबाला 1936 में, मधुकलश 1937 में, और निशा निमंत्रण अंतिम में यानी 1938 में। तो ये इसका सही क्रम है। आगे देखते हैं प्रश्न संख्या 32 क्या है इसका। यहाँ पर सुमेलित करना है हिंदी साहित्य सम्मेलन, काशी नागरी प्रचारिणी सभा, राष्ट्रभाषा प्रचार समिति वर्धा। यहाँ पर तीनों के सन दे रखे हैं, तो तीनों के सन दे रखे हैं, यहाँ पर आपको मैच करना है। तो यहाँ पर आपके सामने 4 ऑप्शन दे रखे हैं, ABC, CBA, BAC और CAB। तो यहाँ पर आप जानते हैं कि जो आपका हिंदी साहित्य सम्मेलन है वो आपका 1910 में हुआ, काशी नागरी प्रचारिणी सभा 1893 में, और राष्ट्रभाषा प्रचार समिति वर्धा में जो आयोजित हुआ वो 1918 में। तो यहाँ पर जो इसका सही क्रम बनेगा CAB ऑप्शन नंबर 4 में यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं अगला जो यहाँ पर प्रश्न है, तुलसीदास के रचनाकार कौन से हैं। प्रश्न संख्या 33 यहाँ पर क्या कह रहा है, तुलसीदास के रचनाकार कौन है। महादेवी वर्मा, केशवदास, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, या फिर डॉक्टर रामविलास शर्मा। तो यहाँ पर तुलसीदास के जो रचनाकार होंगे सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। अगला प्रश्न है, अन्य से अनन्या आत्मकथा किसकी है। अन्य से अनन्या आत्मकथा किसकी है। मन्नू भंडारी, प्रभा खेतान, सुषम वेदी, उषा प्रियवंदा। तो यहाँ पर कौन सा ऑप्शन सही है। अन्य से अनन्या आत्मकथा किसकी है, प्रभा खेतान की। अगला यहाँ पर प्रश्न है, प्रभु जी तुम चंदन हम पानी, यह किसका वाक्य है। आपके सामने ऑप्शन दे रखे हैं, कबीर, दादू, नानक या फिर रैदास। तो ये जो वाक्य है ये रैदास जी का है, प्रभु जी तुम चंदन हम पानी। यहाँ पर जो अगला प्रश्न आपके सामने दे रखा है, प्रश्न संख्या 36, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तद्भव है, ये आपको बताना है। प्रश्न संख्या 36 है आपके सामने, त्रिकुटी, खेत, प्रभु या फिर नाथ। तो यहाँ पर कौन सा शब्द तद्भव है, तो आपका जो खेत है वो तद्भव है, क्योंकि जो इसका तत्सम होगा वो होगा क्षेत्र। क्लियर हो गई बात। तद्भव जो शब्द है वो है खेत, और खेत का जो तत्सम होगा वो होगा क्षेत्र। आगे देख लेते हैं अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द देशज है। देशज है यानी देश में बना हुआ या देश में प्रचलित हुआ वो कौन सा शब्द है। धड़ाम, लाश, औरत या फिर पतलून। तो यहाँ पर जो सही उत्तर होगा वो होगा धड़ाम। जो धड़ाम शब्द है वो देशज है। अगला प्रश्न है, छछूंदर के सिर पर चमेली के तेल का क्या अर्थ है। तो यहाँ पर ऑप्शन है, अयोग्य व्यक्ति को अच्छी चीज देना, मिथ्या आडंबर,
अधिक पाने की लालच करना, योग्य व्यक्ति को अच्छी चीज देना। तो छछूंदर के सिर पर चमेली का तेल मतलब है कि अयोग्य व्यक्ति को अच्छी चीज देना। अगला जो यहाँ पर प्रश्न है, ऋग्वेद का संधि विच्छेद क्या होगा। यहाँ पर आपके सामने ऑप्शन है ऋ प्लस वेद, ऋक प्लस वेद, ऋ प्लस गवेद और चौथा ऑप्शन है ऋग प्लस वेद। तो यहाँ पर जो सही उत्तर होगा ऋक प्लस वेद, ये होगा ऋग्वेद का संधि विच्छेद। आगे देखते हैं अगला जो प्रश्न है, प्रश्न संख्या 40, आप बीती शब्द में समास कौन सा है। तो आप बीती का तो सबसे पहले समास विग्रह कर लीजिए, आप पर बीती, आप पर बीती, तो इसका समास विग्रह हो गया। तो यहाँ पर कौन सा समास होगा, कर्मधारय समास, द्वंद्व समास, द्विगु समास या फिर तत्पुरुष समास। आप पर बीती यानी जहाँ पर तत्पुरुष समास होगा। आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 41 में। 41 कह रहा है, घोंसले में चिड़िया है में कौन सा कारक है। घोंसले में चिड़िया है यानी में, यहाँ पर में से हम डिसाइड करेंगे। तो जो में होता है वो कौन से कारक में आता है ये आपको पता होना चाहिए। तो जो में है वो अधिकरण में आता है। अधिकरण में पर आपने कारक पढ़े होंगे, अधिकरण जो होता है उसमें में और पर आता है। तो यहाँ पर आ रहा है घोंसले में चिड़िया है, तो यहाँ पर जो सही उत्तर होगा अधिकरण कारक। आगे देखते हैं प्रश्न संख्या 42 क्या कह रहे हैं। 42 में आप देख सकते हैं यहाँ पर पद्यांश दे रखा है, आप गद्यांश दे रखा है। गांधीवाद में राजनीतिक और आध्यात्मिक तत्वों का समन्वय मिलता है, यही इस वाद की विशेषता है। आज संसार में जितने भी वाद प्रचलित हैं वह प्रायः राजनीतिक क्षेत्र में सीमित हो चुके हैं। आत्मा से उनका संबंध विच्छेद होकर केवल बाह्य संसार तक उनका प्रसार रह गया है। मन की निर्मलता और ईश्वर निष्ठा से आत्मा को शुद्ध करना गांधीवाद की प्रथम आवश्यकता है। ऐसा करने से निस्वार्थ बुद्धि का विकास होता है और मनुष्य सच्चे अर्थों में जन सेवा के लिए तत्पर हो जाता है। मनुष्य सच्चे अर्थों में जनसेवा के लिए तत्पर हो जाता है। गांधीवाद में सांप्रदायिकता के लिए कोई स्थान नहीं है। इसी समस्या को हल करने के लिए गांधी जी ने अपने जीवन का बलिदान कर दिया था। तो ये आपके सामने गद्यांश लिखा हुआ है। अब इसी पर आधारित दो प्रश्न दे रखे हैं, 42 नंबर और 43 नंबर। तो 42 नंबर जो प्रश्न है, उपयुक्त गद्यांश के आधार पर बताइए संसार के सारे वाद कहाँ तक सीमित है, ये आपको बताना है। तो अभी हमने यहाँ पर पढ़ा तो संसार के जो सारे वाद हैं वो राजनीतिक क्षेत्र तक सीमित है। यहाँ पर आप देख सकते हैं लिखा भी हुआ है राजनीतिक क्षेत्र तक सीमित हो चुके हैं। अगला जो यहाँ पर प्रश्न है, उपयुक्त गद्यांश में गांधीवाद का आधार किसे बताया गया है। आपके सामने ऑप्शन राजनीतिक और आध्यात्मिक तत्व को, जनसेवा और आध्यात्म को, ईश्वर निष्ठा और मन की निर्मलता को, राजनीतिक, आध्यात्म और सांप्रदायिकता को। तो गांधीवाद का जो आधार बताया गया है राजनीतिक और आध्यात्मिक तत्व को। आगे देखते हैं कनुप्रिया के जो रचनाकार हैं वो कौन हैं। धर्मवीर भारती, रांगेय राघव। नंबर 3 पर हैं भगवती चरण वर्मा और चौथे ऑप्शन है नागार्जुन। तो यहाँ पर जो इनका सही उत्तर होगा, कनुप्रिया के जो रचनाकार हैं वो हैं धर्मवीर भारती। अगला यहाँ पर जो प्रश्न है, प्लुत स्वर कौन सा है। प्लुत स्वर को समझने से पहले यहाँ पर ये समझिए स्वर के कितने भाग होते हैं। स्वर के कुल मिलाकर होते हैं 3 भाग। पहला होता है ह्रस्व स्वर, ठीक, दूसरा होता है दीर्घ स्वर और जो तीसरा होता है वो होता है प्लुत स्वर, ठीक है। ह्रस्व स्वर वो होता है जिनमें उच्चारण में थोड़ा सा समय लगता है, जैसे छोटा आ बोल दिया थोड़ा सा समय लगा, ई बोल दिया थोड़ा सा समय लगा। अब दीर्घ क्या होते हैं, दीर्घ वो स्वर होते हैं जिनके ह्रस्व से ज़्यादा उच्चारण समय लगता है, जैसे बड़ा आ, जैसे हम बोलेंगे आम, आम बोलने में ज़्यादा समय लग रहा है, ठीक है, लेकिन अनार का जो आ बोलने में वो कम समय लग रहा है। यानी ह्रस्व से ज़्यादा समय जिसको लगता है वो दीर्घ स्वर कहलाते हैं। अब जो प्लुत होता है, प्लुत जो होता है, प्लुत को उच्चारण करने में दीर्घ से भी ज़्यादा समय लगता है, जैसे ओम। ओम यहाँ पर कौन सा ऑप्शन सही होगा, प्लुत स्वर में कौन सा ऑप्शन सही होगा, ओम। क्लियर हो गई बात। तो ये ह्रस्व, दीर्घ और प्लुत ये तीनों आपको अच्छे से समझ में आने चाहिए। आगे देखते हैं प्रश्न संख्या 46 क्या बोल रहे हैं। प्रश्न संख्या 46 आपके सामने ये रही, प्रयोजन का समानार्थी शब्द नहीं है। यहाँ पर शब्द नहीं पूछा गया है तो इसको थोड़ा ध्यान से देखिएगा। लक्ष्य, हेतु, नियोजन, उद्देश्य। तो यहाँ पर जैसे आपने कभी सुना होगा कि आप यहाँ किस प्रयोजन से आए हैं, यानी आपका क्या लक्ष्य है, लक्ष्य सही है, किस हेतु को आए हैं ये भी सही है, और क्या आपका उद्देश्य है, यानी जो प्रयोजन का जो समानार्थी शब्द है उद्देश्य भी सही है। लेकिन जो ये नियोजन है ये सही नहीं है, तो प्रयोजन का समानार्थी शब्द नहीं है, वो कौन सा नहीं है, नियोजन नहीं है।
अगला जो प्रश्न है, ऋजु का विलोम शब्द। ऋजु का विलोम शब्द आपको बताना है, सरल, त्रिकोण, वक्र या फिर सीधा। तो ऋजु का जो विलोम शब्द होगा वो होगा वक्र। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित विकल्पों में से किस विकल्प में विशेषण का निर्देश अशुद्ध है? यानी विशेषण का जो निर्देश दे रखा है वो अशुद्ध दे रखा है, वो कौन सा है ये आपको बताना है। तो ढाई जो है अपूर्णांक बोधक है, बिल्कुल सही है। ढाई जो होता है वो अपूर्ण होता है, क्योंकि इसमें 2 तो पूर्ण होता है, लेकिन जो आधा दिया है ये अपूर्ण है, तो बिल्कुल सही है पहला ऑप्शन, ढाई अपूर्णांक बोधक है। दूसरा क्रमवाचक है, यानी सही है, ये भी क्रम बताते नहीं, पहला, दूसरा, तीसरा, ये एक तरीके से क्रम बताया जाता है इसमें। वह नौकर, यहाँ पर कोई विशेषण नहीं है, यहाँ पर ये बताया जा रहा है कि कोई विशेषण नहीं, तो हम ये कह सकते हैं कि यहाँ पर विशेषण है। तो यहाँ पर कौन सा निर्देश अशुद्ध है? तो यही आपका ऑप्शन नंबर 3 अशुद्ध है। जो 26 है पूर्णांक बोधक है, पूरा 26 है, तो ये भी आपका सही है। तो यहाँ पर हम जो कह सकते हैं कि अशुद्ध पूछा जा रहा है तो वो ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न संख्या 49, आप भला तो जग भला वाक्य में सर्वनाम के किस भेद का बोध होता है? यानी यहाँ पर सर्वनाम का भेद बताना है, कौन सा सर्वनाम का भेद यहाँ पर आया है। आप भला तो जग भला, आप भला मतलब यहाँ पर खुद की बात हो रही है, खुद की बात हो रही है। तो यहाँ पर चारों ऑप्शन में से कौन सा खुद के लिए यूज होता है? वो है निजवाचक सर्वनाम। तो आप भला तो जग भला, तो यानी हम कह सकते हैं यहाँ पर निजवाचक सर्वनाम है। प्रश्न संख्या 50 है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द पुल्लिंग है? चील, कढ़ी, सरसों, संतान। यहाँ पर पुल्लिंग की बात हो रही है, तो आपको ये बताना है कि कौन सा पुल्लिंग है, चील, कढ़ी, सरसों या फिर संतान। तो यहाँ पर हम ये कह सकते हैं कि जो इसका सही उत्तर हो, यहाँ पर जो पिछली बार पीएनपी ने सही उत्तर माना था वो था संतान, लेकिन आज भी यहाँ पर हम सभी लोग यही कह रहे हैं जो इसका संतान उत्तर माना गया था वो गलत है। यहाँ पर जो पुल्लिंग शब्द है वो है सरसों। आपने सुना होगा सरसों का दाना, ठीक है। जो संतान है वो स्त्रीलिंग शब्द है, कहते नहीं कि मेरी संतान खराब निकल गई, मेरी संतान बहुत मक्कार है। तो यहाँ पर क्या, ये जो संतान है ये शब्द स्त्रीलिंग कहलाएगा, लेकिन जो सरसों है, सरसों का दाना, ये आपका पुल्लिंग है। तो ये प्रश्न थोड़ा विवादित है। आगे देखते हैं, प्रश्न संख्या 51 क्या कह रहे हैं? दिए गए पद्यांश को पढ़कर निम्नलिखित प्रश्न संख्या 51 एवं 52 के सही विकल्प को चुनो। तो यहाँ पर ये आपके सामने पद्यांश दे रखा है और पूछ रहे हैं इस पद्यांश में कौन सा रस है, तो आप इसको अच्छे से पढ़कर इसका उत्तर दे सकते हैं। तो यहाँ पर मैं उत्तर बता देता हूँ कि इस पद्यांश में वात्सल्य रस है, ठीक है। जहाँ पर बच्चों की बात आती है वहाँ पर वात्सल्य रस होता है। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न संख्या 52 क्या कह रहा है? उपरोक्त पद्य किस कवि का है? यहाँ पर कवि का नाम भी बताना है, तो वो कवि कौन सा है? जायसी, सूरदास, तुलसीदास या फिर कबीर। तो यहाँ पर ये जो पद्य है ये तुलसीदास जी का है। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न संख्या 53, उच्चारण स्थान की दृष्टि से कौन सा विकल्प शुद्ध है? तो यहाँ पर आपको ये पता होना चाहिए कि कौन सा शब्द कौन से उच्चारण स्थान पर आता है। इससे पहले जब मैंने कई वीडियो बनाए हुए हैं हिंदी के, तो वहाँ पर बताया, आपको ट्रिक बताइए, चाहे तो आप अभी भी नोट कर सकते हैं। देखिए, का और का यानी कक, का वर्ग जो होता है वो कंठ से आता है। का वर्ग यानी का वर्ग के जितने भी अक्षर होंगे, जैसे का, खा, गा, घा, ये सब क्या है? ये सब कंठ से आते हैं, ठीक है। अब अगर हम बात करें जो आपका दूसरा वाला होता है चा वर्ग, चा वर्ग, तो चा को हम कैसे याद रखेंगे? छत। चा वर्ग में देखिए छा होता है ना, तो चा वर्ग में छा होता है, तो हम छत से याद रख सकते हैं कि छा से चा वर्ग और ता से तालव्य, याद रहेगा। छत से आप याद रखेंगे कि चा वर्ग तालव्य से आता है। चा वर्ग में कौन कौन से होते हैं? चा, छा, जा, झा, या और शा और या। ये जो आपका शा होता है और या होता है, ये भी आपका तालव्य वर्ग से आता है। क्लियर हो गई बात। अब बात कर लेते हैं मूर्धन्य वर्ग की। तो यहाँ पर आपने सुना होगा टमाटर, ठीक है, टमाटर सुना होगा। तो जो टा वर्ग होता है वो मूर्धन्य होता है, ठीक है। टा वर्ग जो होगा वो मूर्धन्य होगा। अब टा में कौन कौन से आते हैं ये भी आपको पता होंगे। टा, ठा, डा, ढा, अड़ा, ये सब क्या आते हैं? ये सब टा वर्ग के होते हैं। अब आपने जैसे सुना होगा दांत, ठीक है, तो दंत जो होता है, दा से हो गया दंत और ता से हो गया ता वर्ग। क्लियर हो गई बात। दा से हो गया दंत और ता से हो गया ता वर्ग। अब जो इसका आखिरी होता है, जो पांचवा होता है पा वर्ग। पा वर्ग कैसे आता है? जैसे आपने बहुत सी लड़कियों के मुंह से सुना होगा, बोलते हैं ओप्स, ठीक है, ओप्स। तो यहाँ पर ओ से क्या हो गया?
ये हो गया ओष्ठ, ओष्ठ उच्चारण स्थान इसका होगा। और जो पा है यहाँ पर पा, ये हो गया पा वर्ग। क्लियर हो गया, जो पा वर्ग है वो ओष्ठ से आता है, ये चीज़ आप क्लियर। कई लोगों के मुँह से सुना होगा, जैसे कोई गलती हो जाती है कहते ओप्स, तो ये आपका हो गया यहाँ पर याद करने की एक छोटी सी ट्रिक है। क्लियर। तो यहाँ पर बोला जा रहा है उच्चारण स्थान की दृष्टि से कौन सा विकल्प अशुद्ध है, ये आपको यहाँ पर बताना है। शा दिया है मूर्धन्य, और शा दे रखा है दंत्य, और आपका चा दे रखा है कंठ, और ये जो आखिरी वाला शा ये तालव्य दे रखा है। तो यहाँ पर जो गलत कौन सा है, ये आपको, ये जो शुद्ध कौन सा है, तो ये शुद्ध है आपका शा वाला, दंत वाला। क्लियर हो गई बात। तो ये चीज़ आपको अच्छे से क्लियर होनी चाहिए, क्योंकि जो दंत है ये आपका ता वर्ग का होता है, और ता वर्ग में कौन कौन से आते हैं, ता, था, दा, धा और शा। ठीक है, ये 5 शब्द आते हैं आपके दंत वर्ग से। क्लियर हो गई बात। आगे देखते हैं, प्रश्न संख्या 54 है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन अशुद्ध है। 2 महाप्राण व्यंजनों का उच्चारण एक साथ हो सकता है। देखिए अशुद्ध बताना है, ध्यान देंगे थोड़ा। दूसरा ऑप्शन है, हिंदी में ज्ञा का उच्चारण परंपरा से भिन्न हो गया है। और यहाँ पर जो तीसरा है, छा संयुक्त व्यंजन है, बिल्कुल सही है। और जो विसर्ग है वो कंठ वर्ण है, बिल्कुल सही। ये दोनों तो सही हैं। हिंदी में ज्ञा का उच्चारण परंपरा से भिन्न हो गया, बिल्कुल नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, तो ये भी सही है। तो यहाँ पर पूछा जा रहा है अशुद्ध कौन सा, तो अशुद्ध आपका यही होगा। 2 महाप्राण व्यंजनों का उच्चारण एक साथ हो सकता है, तो ऐसा संभव नहीं है। ठीक है। देखिए ऐसे क्वेश्चन में कभी कभी जो इनके अलावा, जो सही के अलावा जो ऑप्शन होते हैं उनसे भी हम लोग पता लगा सकते हैं कि यहाँ पर कौन सा ऑप्शन सही होगा। ठीक है, थोड़ा सा यहाँ पर आपको प्रेजेंस ऑफ माइंड का भी यूज़ करना है क्वेश्चन में। आगे देखते हैं, प्रश्न संख्या 55 क्या कह रहे हैं। प्रश्न संख्या 55 है आपके सामने, मेरे लड़के ने मेरी आज्ञा का पालन नहीं किया। यहाँ पर वाक्य में लड़के के विषय में कौन सा विकल्प अशुद्ध है, तो ये आपको बताना है। तो जो मेरे लड़के ने मेरी आज्ञा का पालन नहीं किया, यानी लड़के की बात हो रही है यहाँ पर, तो जो लड़का है पुल्लिंग है, बिल्कुल सही है। यहाँ पर अशुद्ध बताना, ध्यान दीजिएगा। जो लड़का है वो करता है, बिल्कुल सही है। जो लड़का है वो बहुवचन, ये गलत है। मेरे लड़के ने, यानी कोई लड़का एक ही की बात हो रही, तो यहाँ पर एक वचन सही होगा। ये जो बहुवचन है ये गलत है। और यहाँ पर अशुद्ध ही आपको बताना है, तो यहाँ पर अशुद्ध बहुवचन हुआ। क्लियर हो गई बात। आगे देखते हैं, राम आम खाता है, इसको कैसे, इसमें वाच्य का रूप बताना है। प्रश्न संख्या 56 में वाच्य का रूप बताना है। राम आम खाता है कर्मवाच्य है, भाववाच्य है, उभयवाच्य है या फिर कर्तवाच्य। यहाँ पर जो राम है वो एक तरीके से कर्ता के रूप में आ रहा है, तो यहाँ पर हम कह सकते हैं इसमें जो वाच्य होगा कर्तवाच्य होगा। अगला प्रश्न है, रहीमन पानी राखिए, बिन पानी सब सून, पानी गए न उबरे, मोती मानस चून में अलंकार बताना है। तो यहाँ पर देखिए पानी का जो अर्थ है, पानी गए न उबरे, मोती मानस चून, यहाँ पर 3 बार पानी का उपयोग हो रहा है। रहीमन पानी राखिए, बिन पानी सब सून, पानी गए न उबरे, मोती मानस चून। तो यहाँ पर जो पहला पानी का अर्थ है वो है विनम्रता, यानी जो रहीम है वो कह रहे हैं लोगों से कि रहीमन पानी राखिए, यानी अपने अंदर विनम्रता को राखिए। बिन पानी सब सून, यहाँ पर जो पानी का अर्थ है यहाँ पर हम कह सकते हैं तेज, चमक। ठीक है, तेज, चमक या फिर आभा से इसका अर्थ है। ठीक है, क्योंकि बिना तेज के, बिना चमक के सब सूना है। और पानी गए ना उबरे, मोती मानस चून, यहाँ पर जो तीसरा पानी का अर्थ है उसका अर्थ है जल। ठीक है, जल। यहाँ पर एक ही शब्द के 3-3 अर्थ बताए जा रहे हैं, तो ऐसी जगह पर जहाँ पर एक ही शब्द के कई अर्थ होते हैं तो वहाँ पर होता है श्लेष अलंकार। ऑप्शन नंबर यहाँ पर हम कह सकते हैं 4। तो यहाँ पर जो इसका सही उत्तर होगा 57 नंबर का, वो होगा पानी गए न उबरे, मोती मानस चून, इस वाले दोहे में श्लेष अलंकार होगा। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न संख्या 58, कौन सा शब्द अशुद्ध है। अंगना, चांद, आँख और अंक, यहाँ पर कौन सा शुद्ध है ये आपको बताना है। तो आपके सामने जो शुद्ध दे रखा है वो है ऑप्शन नंबर 4। क्लियर हो गई बात। यहाँ पर जो शुद्ध है वो है ऑप्शन नंबर 4। बाकी जो ये हैं इन सभी में जो ऊपर चंद्र बिंदी लगी, इस सब में चंद्र बिंदी लगेगी। ठीक है, क्लियर। आगे देखते हैं, प्रश्न संख्या 59 है, निम्न में से किस शब्द की वर्तनी सही है ये आपको बताना है। सन्निधि, समनिधि, सन्निधि या फिर सन्निधि। यहाँ पर जो सही है वो है ऑप्शन नंबर 4, इसका सही उत्तर होगा।
आगे देखते हैं, अगला प्रश्न है, उपचारात्मक शिक्षण की सफलता निर्भर करती है, इस वीडियो का जो लास्ट क्वेश्चन है, उपचारात्मक शिक्षण की सफलता किस पर निर्भर करती है? भाषिक नियमों के ज्ञान पर, समय व अवधि पर, समस्याओं के कारणों की सही पहचान पर, या फिर उपचारात्मक शिक्षण की सामग्री पर। तो उपचारात्मक शिक्षण की सफलता किस पर निर्भर करती है? वो निर्भर करती है समस्याओं के कारणों की सही पहचान पर, क्योंकि जब तक हम समस्या का कारण नहीं पहचान पाएंगे तब तक हम उस समस्या का उपचार नहीं कर पाएंगे। क्लियर हो गई बात? तो ये चीज़ें आपको क्लियर होनी चाहिए। उम्मीद करता हूँ कि ये सारे प्रश्न जो मैंने आपको बताएं ये आपके अच्छे से समझ में आ गए होंगे, और इनसे संबंधित जो मैंने आपको बताया है वो भी आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा, क्योंकि केवल प्रश्न ही आपको नहीं समझना है, प्रश्न के साथ साथ उनके कॉन्सेप्ट को भी समझना है, क्योंकि हो सकता है ऐसे ही सेम टू सेम प्रश्न आपकी परीक्षा में ना आए, लेकिन इन्हीं कॉन्सेप्ट का प्रयोग करके ही प्रश्नों को बनाया जाता है। तो अगर आपके कॉन्सेप्ट समझ में आ गया तो सारे प्रश्न आप आसानी से कर लेंगे। देखिए, हिंदी का जो टारगेट होता है ना, वो 30 में 30 का टारगेट रखिए, ठीक है, तभी आप ज़्यादा से ज़्यादा स्कोर कर पाएंगे। देखिए, यहाँ ज़्यादा से ज़्यादा स्कोर करने का मतलब ये है कि अगर आपकी यहाँ तैयारी अच्छी हो गई तो आगे आप शिक्षक भर्ती परीक्षा में भी अच्छा परफॉर्म कर पाएंगे। बहुत लोग यहाँ पर ये तर्क देते हैं कि ये तो केवल पात्रता परीक्षा है तो हम इसमें ज़्यादा तैयारी ना करें, लेकिन ऐसा नहीं है। आपको ज़्यादा से ज़्यादा तैयारी इसलिए करनी है क्योंकि यही तैयारी आपके शिक्षक भर्ती में भी काम आने वाली, क्योंकि यूपी टेट की परीक्षा के तुरंत बाद शिक्षक भर्ती का भी नोटिफिकेशन आ रहा है। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी का निशान जरूर दबाएं। मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।